बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मरीम नवाज़ की वापसी के बाद पाकिस्तानी सियासत का एक नया दौर शुरू होगा और इसमें मरीम के लिए चैलेंजेस भी बहुत हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए भी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज़ साहबा को अपनी पार्टी की सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा और एक ऐसा कोई प्रोग्राम उन्हें अपने पार्टी के थिंक टैंक्स के ज़रिए मिलकर बनाना होगा जिस पर अमल करते हुए हुकूमत आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दे। वरना जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह अगले महीने की खबरें आ रही हैं कि अगले महीने मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी, तो इससे कई मसाइल पैदा होंगे। बहरहाल, मरीम नवाज़ साहब की वापसी, उनका इस्तकबाल, उन्होंने जो कहा, उनका प्रोग्राम, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा PTI के कारकुनों के अंदर, क़यादत को तो छोड़िए, कारकुनों के अंदर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जिस तरह मायूसी की लहर फैली हुई है और जिस तरह उनकी आपस की गुफ्तगू में लीक होकर बाहर भी आ रही है, उसमें अवाम को बेगैरत तक का लफ्ज़ कह दिया गया है। तो ये उनकी अट्टर एक किस्म की जो मायूसी है, बहुत ज़्यादा, यानी जो लिमिट क्रॉस कर गई है, उसका अक्स मिलता है और उसकी वजह भी है। इमरान खान की कार्स के साथ जो हशर हो रहा है वो आपके सामने है। और तीसरा पॉइंट हमारा, लाल हवेली पर शीदत अली का कब्ज़ा छूटने का वक्त लगता है कि आ गया। तो ये हमारे 2-3 मौज़ूआत हैं। इसके अलावा अगर कोई बात हुई तो वो भी कर देंगे, वो उस पर भी कुछ ज़ाहिर ख्याल हो जाएगा। लेकिन सर-ए-फ़हरिस्त मरीम नवाज़ साहबा का इस्तकबाल बहुत अच्छा हुआ। हालांकि पार्टी ने फ़ैसला किया था कि कोई बड़ा इस्तकबाल नहीं करना। सियासी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अभी इस्तकबाल सिर्फ टोकन रखा जाएगा, अलामती रखा जाएगा। लेकिन लाहौर की तंजीम ने अपने तौर पर कारकुनों को मुतहर्रिक किया और एक बहुत बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंची, जिसकी तवक्को मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्टें थी वो यही थी कि मरीम नवाज़ साहब का सिर्फ एक टोकन किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। यानी कुछ 100-50, 150 ओहदेदार पहुँचेंगे, कुछ थोड़े से कारकुन भी उनके साथ होंगे, एक रस्मी सा रिसेप्शन। ज़ाहिर है वो इस वक्त कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चल रही, न चलने वाली है, और जिसके लिए पावर ऑफ शो जो है, शो ऑफ पावर जो है वो लाहौर में इस तरह का अचानक स्टेज किया जाए। तो इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं जो मरीम साहबा ने कही। एक तो उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि उनकी बीमारी जो बड़ी ख़तरनाक थी, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, मरीम साहबा को भी शिफा दे। ये चीज़ें पहले सामने नहीं आई, लेकिन अब मरीम साहबा ने बताया कि उनकी इस बीमारी की नौइयत का और इस सूरत हाल का भी, कि इसका ये ऐसी रेयर किस्म है कि जिसका इलाज इस दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों में मुमकिन है। इस सारी चीज़ का हुकूमत को इल्म था, और अगर हुकूमत को इल्म था तो यकीनन अदालत को भी इल्म था। लेकिन हुकूमत ने जानबूझकर उनका पासपोर्ट रोक के रखा। मतलब ये था कि इमरान खान की, ये मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की एक सोची समझी ख्वाहिश थी कि मरीम नवाज़ साहब को जेल से ज़िंदा हालत में नहीं जाना चाहिए। और ये तो मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, और मैं अपने इस इसरार पर कायम हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा को जहर देने की भी कोशिश की गई, उन पर जादू भी किया गया। और तीसरा ये हथकंडा कि जिसका इल्म पाकिस्तान के अवाम को नहीं था, ये चीज़ छुपाई गई, लेकिन हुकूमत को बता दी गई थी। हुकूमत को बता दिया गया था कि ये सूरत हाल है और ऑपरेशन की नौइयत इस तरह की है, और इसके बावजूद हुकूमत ने पासपोर्ट रोका, जाने की इजाज़त नहीं दी। और हाई कोर्ट ने कितना लंबा अरसा आपने देखा कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। बेंच टूटते रहे, बनते रहे, तारीखें दी जाती रही, तारीखें कभी समाअत का मौका ही नहीं आया, लंबी तारीखें, कई महीनों तक ये मामला चला, और फिर कहीं जाकर किसी तरफ से कहा गया कि ये जान का ख़तरा हो सकता है, इन्हें जाने दिया जाए। तो इस तरह मरीम साहबा वहाँ गई और उन्होंने ऑपरेशन कराया, और डॉक्टरों ने कहा कि आप बर वक्त आ गई हैं, यानी मज़ीद लेट होने की गुंजाइश नहीं थी। मरीम साहबा ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा कि आप बाल बची हैं। बाल बचने का मतलब ही ये होता है कि मज़ीद ताख़ीर की सूरत में मामला ख़तरनाक हो सकता था। मरीम साहबा ने दूसरी बात ये की कि जो 2017 में जो साजिश हुई थी, उसके किरदारों का हवाला दिए, नाम नहीं लिया, लेकिन नाम ज़ाहिर है, बाजवा है, फैज़ है, ज़हीरुल इस्लाम है, पाशा है। वो पहले भुगत गया था, लेकिन साजिश का हिस्सा वो भी था। रहील शरीफ था, साकिब निसार, अजमत सईद, खोसा,
گلزار، یہ 8-10 کردار ہیں جنہوں نے ملک کے خلاف سازش میں کی کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے یہ بخشے نہیں جائیں گے، اور مریم صاحبہ کی اس انڈیکیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آئندہ تقریروں میں ان کے بارے میں، ان سب کے بارے میں یا ان میں سے چند کے بارے میں کچھ انکشافات اور عوامی رد عمل کی عکاسی کرنے والے جذبات کا وہ ایک ذکر کریں گی اور ایک کمپین بنائیں گی، اور اس کمپین کی وجہ سے ان سارے لوگوں کے لیے کافی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ مریم صاحبہ کا تیسرا پوائنٹ بہت دلچسپ لگا، اور وہ حقیقت ہے، وہی حقیقت ہے کہ عمران خان مکافاتی عمل کا شکار ہے اور یہ رو رہا ہے، اور باقی عمر اس کی روتے ہوئی گزرے گی۔ عین ہی یہی بات جو ہے کچھ اصحاب نظر نے بھی کی ہے کہ عمران خان کو ضروری نہیں کہ عدالت سے اس طرح کی سزائیں سنائی جائیں جس طرح کے بھٹو صاحب کو سنائی گئی تھی، لیکن یہ اس کی زندگی کا اب ایک ایک پل، یہ انہوں نے کہا، مریم نے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل اذیت میں گزرے گا، کیونکہ اس نے پاکستان کے خلاف جو سنگین گناہ اور جرم کیے ہیں ان کی سزا اسے ایک منٹ کے اندر اندر عمل درآمد ہو جانے والی سزا کے ذریعے نہیں ملے گا، بلکہ اسے سزا ملے گی لمبی، قطرہ قطرہ سزائے موت۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ مریم صاحبہ جلسے کرنے والی ہیں، اور وہ رمضان تک ان کی مہم چلے گی۔ یہ مہم کب شروع ہوگی یہ نہیں بتایا گیا، لیکن لگتا ہے کہ چند دنوں کے اندر اندر ان کی مہم کا نقشہ تشکیل پا جائے گا، اور اس کے بعد وہ عوامی رابطہ مہم پر نکلیں گی، اور جو کہ بہت ہی ضروری ہے موجودہ حالات میں، صرف پارٹی کے لیے نہیں، صرف سیاست کے لیے نہیں، بلکہ عوام کو یہ امید دلانے کے لیے کہ شاید ہم کچھ اچھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کرے پاکستان کے حالات کچھ سنبھل جائیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی نبضیں ڈوب رہی ہیں، جس کے ذمہ دار سیاستدان نہیں ہیں، کچھ اور طاقتیں جن کا یہ بالکا، جن کا یہ پوڈل، جن کا یہ سلیکٹڈ عمران خان، عمران نیازی اور اس کا ٹولہ پاکستان پر مسلط رہے، اور اسے دیمک کی طرح 3 سال کے اندر اندر تیز رفتار دیمک کی طرح، وہ افریقہ میں اور انڈیا کے بھی بعض جنگلوں میں کتوں کی قسم ہے جن کو وائلڈ ڈاگ کہا جاتا ہے، تو یہ گلی محلوں میں شہروں میں پھرنے والے کتوں سے، یا جو فارموں میں ملتے ہیں بریڈنگ فارموں میں، ان کتوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بھیڑیوں سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کتے ہجوم بنا کر نکلتے ہیں، اور سامنے اگر ان کے ہاتھی بھی آ جائے تو اس کو یہ چمٹ جاتے ہیں، اور 10-15 منٹ کے بعد وہاں ہاتھی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح، لیکن ان کی نسل اب کم ہو رہی ہے۔ جو وائلڈ لائف کے اعداد و شمار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب انڈینجرڈ اسپیشی ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، یہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی آئی اسی طرح کی اسپیشی ہے جس نے 3.5 سال کے عرصے میں ملک کو اتنا تباہ کیا جتنا یحییٰ خان اور ایوب خان 13 سالوں میں نہیں کر سکے پاکستان کو تباہ، انہوں نے 3 سالوں میں پاکستان کو تباہ کر دیا۔ تو اس چیز کے خلاف بھی ہر میدان عمل میں قوتیں موجود ہیں، اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی بڑی طاقت ہے جس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کا مقابلہ کوئی چیز نہیں۔ اگر آج انصاف کی شیلڈ، اہل انصاف کی شیلڈ جو تحریک انصاف کو میسر ہے، چھن جائے تو تحریک انصاف اپنی موت مر جائے گی، کسی پارٹی کو اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیے نا کہ ہر جگہ پر اس کو آکسیجن دی کس نے؟ اہل انصاف نے۔ تو اب یہ مریم کے آنے کے بعد کئی چیزیں اور تبدیل ہوں گی، تو یہ بھی تبدیل ہوگا۔ اچھا، مایوسی کی بات میں آخر میں کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ گزر رہی ہے، شیخ رشید کا پہلے ذکر کر لوں کہ اس نے پہلے ہمیشہ اس کے پیچھے اظہار ہے، اس کے اوپر گیٹ نمبر 4 کا سایہ تھا۔ لال حویلی پر یہ ناجائز قابض ہے، اس نے لال حویلی کو جرائم اور بدکاری کا اڈا بنا کے رکھا ہے۔ پنڈی شہر پر لال حویلی کی نحوست کے سائے ہیں جن کی وجہ سے پنڈی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ پنڈی کے حالات بلکہ اسلام آباد شہر کے حالات بھی پچھلے 3-4 برسوں سے بہت خراب ہے۔ تو جو ان دونوں شہروں پر جو نحوستیں چھائی ہوئی ہیں، ان میں ایک نحوست پنڈی کی حد تک یہ لال حویلی کی تھی کہ یہ غلاظت کا ایک ڈمپ ہے، غلاظت کا ایک اسٹور ہے جو پنڈی شہر میں قائم ہے، اور یہ سرکاری عمارت ہے، محکمہ اوقاف کی عمارت ہے،
माजी में जो उसको छत्र छाया रही, इसकी वजह से लाल हवेली का कब्ज़ा छुड़ाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती रही। हाल ही में कोशिशें की गई, वो भी नाकाम हो गई। स्टे आर्डर आ गए, ज़ाहिर है आप समझते हैं अहले इंसाफ की जो कलम नवाजी है, आप उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कुछ हवा का रुख बदला और कल अदालत ने महकमा औकाफ के हुक्म के ख़िलाफ़ स्टे जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि हुकूमतों के इंतज़ामी मामला से अदालतों का कोई तल्लुक़ नहीं है। काश ये पॉइंट के इंतज़ामी मामला से हुकूमतों का तल्लुक़ नहीं होता अदालतों का, तो ये बात कोई दूसरी अदालतों को भी, ख़ास तौर पर लाहौर वालों को भी बता दे। तो उसने ये स्टे नहीं दिया, दरख्वास्त खारिज कर दी। अब आज 29 है, तो कल 30 तारीख को डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर लाल हवेली को खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बशर्ते के कोई और बड़ा खड़पैंच बीच में ना आ गया और कोई आर्डर जारी ना कर दिया। अगर आर्डर जारी ना हुआ तो फिर दुआ करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि ये बदकारी का अड्डा जो है ये साफ़ हो जाए। अगर ये साफ़ होता है तो इसको बराह करम मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको 7 कुओं के पानी से पाक किया जाए, इसको गुस्ल किया दिया जाए 7 कुओं के पानी का, ताकि इसकी गलाजत और नहूसत और इसके अंदर जो लानते दफन है वो उनसे ये लाल हवेली साफ़ हो जाए। फिर इसको महकमा औकाफ चाहे तो यतीम खाना बना दे, चाहे तो मदरसा बना दे, चाहे तो हॉस्टल बना दे, जो कुछ भी बनाना है उसने बना दे। तो नाज़रीन, शीदे टली का जिक्र हो गया, ख़त्म। मायूसी की हालत ये है कि ये PTI वालों के कारकुनों के आपस में गुफ्तगूएँ, ओवरसीज़ से आने वाले टेलीफोन, वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। पता नहीं कौन रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो एक ऑडियो सामने आई है जिसमें अच्छी खासी मल्लाहियाँ सुनाई गई हैं कि इमरान खान का क्या बनेगा, लोग बाहर नहीं निकलते और ये तो पाकिस्तानी अवाम बेगैरत हैं, अब बाहर नहीं आते भी। हम इनको प्रीच क्या कर रहे हैं इतने दिनों से? GHQ जाना चाहिए। जो 9 महीने पहले हम बात करते थे ना, वो आज प्रूवन है। आज प्रूवन है। आज मैं उन स्पेसों में भी ये बात सुन रही हूँ जो लोग GHQ का नाम तक नहीं लेते थे। हम तो 9-10 महीने से ले रहे हैं। अवाम का जाना उधर बनता था, यहाँ सारी अवाम का जमघटा नहीं चाहिए था। यहाँ जितनी अवाम थी ना, थोड़ी सी जरा तादाद बढ़ा लेते। उस अवाम की वजह से इतने दिनों से भी वो इमरान खान को कैद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी जरूरत इस चीज की थी, उन्होंने धमकी दी थी ना, उन्होंने प्रेशर डाला था ना आपके ऊपर, तो आप उल्टा उनके ऊपर प्रेशर डालते। आप कहते तुम आंख तो उठाओ हमारे इमरान खान की तरफ, तुम इरादा तो करो, हम तुम्हारे GHQ की तरफ आ रहे हैं, ना करें जाके तोड़ फोड़। बड़ी पुरअमन हमारी अवाम है ना, बेगैरत अवाम है हमारी, बड़ी पुरअमन अवाम है ना, तो जाके पुरअमन होके जरा वहां पे खड़े होके पावर शो ही दे दें अपना कि ये खड़े हैं हम। सोचना भी मत इमरान खान के बारे में। यहाँ स्पेसिस में रेड लाइन लगा के, और ये अवाम को बिल्कुल अप्रिशिएट आपको करना है, आप करें, मैं नहीं कर सकती इस अवाम को अप्रिशिएट कर गए वहां पर, फिर तुम वापस आ गए, आजादी मिल गई तुम्हें, तुम्हारे इमरान खान का खतरा टल गया जो तुम वापस आ गए। रात होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, ये वाले सारे बहाने हैं। मेरी बात सुनिए, जो निकलते हैं उनको अप्रिशिएट करें, जो नहीं निकलते मुझे भी पता है कि कहाँ जाना चाहिए, कौन सा इनका मेन पॉइंट है जिधर जाना चाहिए। मैं तो रात को खुद कहा कि ये बजाय इनको आके तसल्ली डालते, ये उनको जाके तसल्ली डालें। अब छोड़ दें इमरान खान को सेव करना, इन्होंने पहले इनके ठिकानों पे जाएं, ना दूर जाएं, बिलावल के ठिकाने पे चले जाएं, ये मरियम के ठिकाने पे चले जाएं। उन्होंने पैगाम दिया ना, हम अरेस्ट करने आ रहे हैं, उन्होंने अवाम की नफ्स चेक करनी थी। अवाम को चाहिए था कि 4 दिन लाहौर बंद कर देते ताकि उनको ये पैगाम जाता कि अभी तुमने सिर्फ पैगाम दिया है, इस पैगाम का जवाब दे, अगर तुम अरेस्ट करोगे तो फिर क्या होगा, ये जवाब जाना चाहिए था। ये नहीं था कि 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए गए वापस आ गए। बेगैरत नहीं है भाई, इमरान खान के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं निकलेगा। और इसका एक सबूत ये है, कोई भी जाकर सबूत देखना चाहता है तो वो ज़मान पार्क के बाहर जाकर देख ले। इमरान खान ने 4 दिन पहले तमाम PTI के लीडरों को कहा था कि जितने भी टिकट होल्डर हैं हमारे MNA, साबिक MNA, जो जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए, और जो टिकट होल्डर हैं और जो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब कम से कम ख़ास तौर पर सेंट्रल पंजाब, तो सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी साबिक अरकान असम्बली हैं, सूबाई भी और कौमी भी, और वो सब जिन्होंने टिकट लेने की ख्वाहिश इज़हार की है, उन सब को मेरा आर्डर है कि कम से कम हर बंदा 500 आदमी भेजे ज़मान पार्क, फिर मैं टिकट दूंगा। अगर नहीं भेजे तो उसको टिकट मैं नहीं दूंगा। तो इमरान खान का ख्याल था कि लाइन लग जाएगी, लेकिन जनाब, अच्छा 500 का मतलब ये होता है कि अगर
20 MNA और MPA भी 500-500 आदमी भेजे तो 10,000 आदमी हो जाता है। 20 भी चलिए, सारे 100-150 नहीं, जितने मौजूदा MNA हैं या जो टिकट लेना चाहते हैं सबकी गिनती ना करें, सिर्फ मोटे मोटे ले लें तो वो 20 भी अगर हम शामिल करें इस दौड़ में तो 10,000 आदमी जमा पार्क के बाहर होना चाहिए। लेकिन जमा पार्क में कितने लोग हैं? 500 भी नहीं है। यानी एक MP और एक MNA की जो ड्यूटी लगाई गई है, एक का जो टारगेट है वो भी अचीव वहाँ नहीं हुआ और 500 आदमी नहीं है। और ये खबरें छप रही हैं अखबारात में। आज ही एक मास्टर में मैंने देखा, उसमें उसने ये खबर छापी कि इमरान खान सबसे ज़्यादा दुखी इस बात पर नहीं है कि परवेज़ इलाही वाला मामला जो है या फलां मामला जो है, फलां मामला, गिरफ्तारी के खौफ के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उसे डिप्रेशन में मुब्तला कर रखा है वो ये है कि लोग कहाँ हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे। उसका ख्याल था कि जमान पार्क के इर्द गिर्द में 10,000 लोग ज़रूर आ जाएंगे, 10,000 नहीं तो 5,000 ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि वो इलाका ऐसा गली मोहल्ले हैं, वहाँ अगर 5,000 आदमी भी इकट्ठे हो जाएं तो वो खबे से खबा छिलने वाला मंजर जो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन 500 आदमी भी नहीं है। कोई भी आदमी जाकर, ओपन चैलेंज है सबका कि जमान पार्क पहुँचो और ख़ुद जाकर देख लो। वहाँ कुछ खेमे लगाए हुए हैं, इन्होंने 6-7 खेमे लगाए हुए हैं और किसी खेमे में 20 आदमी बैठे हैं, किसी में 25, किसी में 15, और ये सूरत हाल है। और कुछ लोग जो हैं वो हर वक्त वहाँ मौजूद रहते हैं। उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये सारे परमानेंट यहीं रहते हैं, बल्कि वो ये है कि 50 आदमी चले गए और उनकी जगह 50 और आ गए। और मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि जो वहाँ 250-300 लोग जमा हैं जो मुस्तकिल मजमा में नज़र आता है वहाँ, उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो राहगीर हैं, जो इधर उधर से तमाशा देखने पहुँचते हैं। आधा घंटा खड़े हुए, पौना घंटा खड़े हुए, 15 मिनट खड़े हुए या 1 घंटा रुके, उसके बाद आगे चले गए। इस तरह आने जाने का ये सिलसिला वहाँ चलता रहता है। जो परमानेंट वहाँ मुकीम है उनकी तादाद 100 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परमानेंट वो हैं जो खैमों के अंदर मौजूद है। और खैमों की आपको मैंने नक्शा बता दिया कि किसी में 15-20, किसी में 10-12, किसी में 7-8, इस तरह वहाँ खैमों में चंद खैमे वहाँ वो ये लोग बैठे हुए हैं। और जो ज़्यादा बड़ा हजूम है, जो 250-300 अफराद का हजूम है या इससे कम है, वो खैमों से बाहर है। और वो लोग उनमें भी PTI के कट्टर हामी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से खासी बड़ी तादाद ऐसी है जो घंटे, 1.5 घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए आती है, बातें करती है, तमाशा देखती है, हालात का जायज़ा लेती है और फिर वो तादाद वहाँ से निकल जाती है। तो इमरान खान को इस गम ने झंझोड़ कर रख दिया है कि मेरी बार बार की कॉलों के बावजूद, अच्छा आवाम से कॉलों को छोड़िए, ये जो MNAs और MPAs को हुक्म दिया गया है इस पर तो कुछ अमल होना चाहिए था ना, क्योंकि MNA और MPA या टिकट होल्डर या कंटेंडर इस पोजीशन में होते हैं कि 150 लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आए। ज़बरदस्ती से मुराद ये नहीं कि गन पॉइंट पर, बल्कि मिन्नत तरला, चलो चलो निकलो भाई, मेहरबानी आ जाओ, इस तरह करके तुमने भी आना है। इस तरह वो अगर 200 आदमियों से वादा ले लिया तो 100 तो पहुँच ही जाएगा, अगर 100 नहीं तो 50 पहुँच जाएगा, क्योंकि ये तो इलाकाई सियासत में इसी तरह चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये साहबान मिलाकर भी वहाँ 500 का हजूम इकट्ठा नहीं कर सके, तो इस सूरत हाल में क्या है। अच्छा, अब सिक्योरिटी का मसला देख लें। लाहौर में सिक्योरिटी कायम है, जो कल PTI हुल मचाती रही, इसके लीडर का बयान भी आया कि ये लाहौर से सिक्योरिटी वापस ले लेगी। लाहौर की सिक्योरिटी जवान पार्क की जूं की तू है, जितने मेंबर फोर्सेस के, पुलिस के मौजूद थे उतने ही मौजूद हैं। सिक्योरिटी वापस ली गई है इस्लामाबाद में बनी गाला की, और ये इमरान खान की परेशानी का बात है। वो इसने तो प्रोग्राम बनाया था कि वो इन चंद दिनों के अंदर अंदर जमान पार्क से निकलकर बनी गाला पहुंच जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका ख्याल था कि पख्तूनख्वा से भी खासे लोग उसकी सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए आ जाएंगे। लेकिन अब हुकूमत ने ये जो जेस्चर दिया है कि वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली है, और उतनी ही सिक्योरिटी वहाँ मौजूद है जितनी किसी भी साबिक PM को दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस सूरत हाल में इमरान खान समझता है कि अब तो बनी गाला ज़्यादा गैर महफूज है। लाहौर जो है वो तो फिर भी एक मशरूफ़ शाहराह पर है कि यानी बहुत माल रोड जो है बड़ी, वो लाहौर की बिज़ी सड़क मानी जाती है। वहाँ अगर यानी कोई 10 गाड़ियाँ पुलिस जीपों की, पुलिस की 10 गाड़ियाँ, पुलिस की 10 जीपें जमान पार्क के इर्द गिर्द पहुँच जाएँ तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा माल रोड जो है वो जाम हो जाएगा। यानी कुछ लोग गाड़ियाँ खड़ी कर लेंगे। 10 आदमी ने गाड़ियाँ खड़ी कर ली और 150-200 लोग वहाँ निकल कर गाड़ियों से सड़क पर खड़े हो गए,
तो सड़क जाम हो जाएगी। लेकिन बनी गाला में तो ऐसा नहीं है, वो तो मेन हाईवे से हटकर है। और वहाँ अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, ये इमरान खान की सोच में बता रहा हूँ, तो वहाँ तो इतना हजूम इकट्ठा नहीं होगा, वहाँ तो पुलिस भी नहीं होगी, कातलाना हमले का भी वावैला इसने मचाया हुआ है। हम इसे मजाक समझते हैं, लेकिन इमरान खान सीरियस है, वो समझता है कि मुझ पर वाकई कातलाना हमला होने वाला है। तो नाज़रीन, कातलाना हमले के हवाले से जो कल इसने जरदारी के ख़िलाफ़ बयान दिया था, इमरान खान इसमें फंस गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फैसला अनाउंस कर दिया है कि वो इस पर केस करेगी। ये छोटी सी बात नहीं है, आप किसी पर ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये शख्स मुझे कत्ल करने वाला है, या इसने चलिए कत्ल करने वाला है कि जो बात है वो तो सिर्फ इंटेंशन की हद तक है। इमरान खान ने तो कहा कि किसी ने सुपारी दे दी है मेरी, लोगों को, किसी को मेरे कत्ल का मुआवजा दे दिया है कि इसको कत्ल करो, इतने पैसे ले लो। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। इस पर केस चला तो इमरान खान को इस केस में भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। इधर एक छोटी सी खबर है कि वो फर्रा हबीब फैसलाबादी गुंडा, उस पर डकैती का केस हो गया है। डकैत तो खैर वो है, मुझे नहीं पता ये डकैती का केस किस बारे में है, लेकिन डकैत तो वो है। फैसलाबाद में उसने जायदादें बेची हैं सरकारी कब्जा करके, और जो उसने वहाँ अंधेर नगरी बचाए रखी PTI के 3.5 साल के दौर में, वो बड़ी खौफनाक कहानी है। और अगर इस मौजूदा हुकूमत या कभी आइंदा आने वाली हुकूमत ने इन मामलात का तफसील से जायज़ा लेने का फ़ैसला किया तो उसमें फर्रा हबीब जो है वो सरे फहरिस्त होगा। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक PTI के तकरीबन 100 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मेगा डकैतियाँ की हैं। और एक मेगा डकैत, वो क्या नाम है, गुंडापुरी का, अली अमीन गुंडा, ये ऐसा कोई नाम है उसका, अली अमीन गुंडापुरी। तो उसके ख़िलाफ़ नैब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। उसके और उसकी फैमिली के 10 अरकान की जायदादें कहाँ से आई। अंदाज़ा कीजिए कि ये अली अमीन गुंडापुरी ने इतने बड़े पैमाने पर करप्शन की कि जायदादें सिर्फ इसके नाम पर नहीं है, बल्कि इसकी फैमिली के 10 अरकान में से हर एक रुकन के नाम जायदादें हैं। कितने अरबों खरबों का मसला ये है। और ये तो फ्रॉड किस्म की बात है ना कि जनाब किसी अमेरिका वाले को फ़ोन कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, आपने डोनेशन देना है। ये जाली फ़ोन होते हैं। ये इनका मकसद सिर्फ ये बताना होता है कि अगर हमारे पास इतनी जायदादें होती तो हम लोगों से डोनेशन क्यों मांगते। ये लूला कुश्ती टोपी ड्रामा इसको कहते हैं। इसके पास बहुत पैसा है। तो नैब ने इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी है। नाज़रीन, आखिर में 2 सतरें बड़ी अहम। कोई पार्टी अवाम में मकबूल हो या वो इलेक्शन जीतने वाली हो, तो उस पर टिकट लेने वालों का हजूम हो जाता है। ये माजी में हमने आज तक देखा है। तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि हजूम किस तरफ है इस वक्त। बनी गाला में, ज़मान पार्क में टिकट लेने वालों का कोई हजूम नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पूरी तफसील से बताया कि वो जो शर्त रखी गई थी कि टिकट, जिसने टिकट लेना है 500 बंदा भेजिए, एक भी उस पर पूरा नहीं उतरा। इसके बरक्स जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। पख्तूनख्वा में लोग धड़ाधड़ PTI के अहदेदार JUI में शामिल हो रहे हैं या पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ का रुख ANP की तरफ भी है। वहाँ के सहाफ़ी ये बताते हैं कि PTI को तारीख की बदतरीन शिकस्त अगले इलेक्शन में होने वाली है। मेरा अंदाज़ा इससे मुख्तलिफ था। मेरा अंदाज़ा ये था कि इलेक्शन PTI जीतेगी, यानी नंबरिंग के हिसाब से कि सबसे बड़ी पार्टी वही होगी। लेकिन जो पोजीशन इस वक्त उसे हासिल है, 50% से ज़्यादा सीटें उसके पास हैं, ये सूरत हाल नहीं रहेगी। वो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मसलन 30% सीटें उसके पास होगी या 35% सीटें उसके पास होंगी, या 30 से कुछ कम फीसद बाकी पार्टियां उसके बाद आएंगी। किसी की, यानी अगर PTI के पास 30% सीटें हैं तो किसी के पास 25% होंगी, किसी के पास 20, लेकिन मेजॉरिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के तौर पर ये रहेगी, ये मेरा अंदाज़ा था। लेकिन वहाँ के जो सहाफ़ी बता रहे हैं वो कहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का PTI का कोई इम्कान नहीं है। लोग इसे छोड़ रहे हैं धड़ाधड़। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि 2 वाक़यात ने वहाँ से PTI की जड़ उखाड़ी है। एक तो TTP ने, क्योंकि TTP ने बिला इम्तियाज़ लोगों को भत्ते के ख़त लिखे हैं, डराया, धमकाया, मारा है, कत्ल किया, ज़ख्मी किया, हमले किए, धमकियाँ दी हैं बिला इम्तियाज़ मार्केटों में, ख़ास तौर पर मार्केटें उसका निशाना। तो वहाँ, यहाँ तो और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की सोच भी हो सकती है लोगों को मिली जुली, लेकिन वहाँ इत्तेफाक रहा है कि ये TTP और PTI एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। और दूसरी फिर ये
عمران خان نے جو بیانیے بدلے بار بار رجیم چینج سے لے کر امریکہ، کبھی امریکہ نہیں ہے، کبھی فوج نہیں ہے، اب ہوتے ہوتے اب قاتلانہ حملے کا جو ملزم ہے وہ زرداری کو بنا دیا ہے، اور رجیم چینج کا ملزم محسن نقوی کو بنا دیا ہے. یہ چیزیں ساری تو یہ تو جو جتنے بیانیوں کی شکست اور ریخت ہوئی ہے اس کا وہاں عوام کے اندر بہت منفی تاثر گیا ہے. اور خاص طور پر قاتلانہ حملے کے بعد یہ جو پلاسٹر چڑھانے والا ڈرامہ تھا نا، عمران خان کی مقبولیت گرانے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ یہ تو ایک عام دیہاتی جو ہسپتالوں میں پلسٹر نہیں کراتا اپنی چوٹوں کا، وہ کسی مقامی سیانے سے، جن کو پہلوان کہتے ہیں یا پتہ نہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو صرف ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ حکیم یا ڈاکٹر نہیں ہوتے. ان کے پاس یہی ایک گر ہے جو خاندانی طور پر نسل در نسل ان کے پاس ہوتا ہے، تو دیہاتی لوگ زیادہ تر انہی کے پاس جاتے ہیں. انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پلاسٹر اتنے دن نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی سب کے علم میں ہے کہ وہ عمران خان کو گولی تو لگی ہی نہیں، ہڈی تو ٹوٹی ہی نہیں، پلاسٹر کس بات کا. تو بہرحال پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے، کسی اس کی پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے والوں کی لائن وہاں بھی نظر نہیں آتی. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلے الیکشن کا منظر کیا ہوگا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.